Hello everyone, this is Dr. Jyoti Acharya, Department of Business Administration, MLB Government College, Bhilwara. Today we will discuss about allotment of securities to public. आज का जो हमारा विषय है वो है जनता को प्रतिभूतियों का आवंटन। निजी आधार पर प्रतिभूतियों के प्रस्ताव अथवा प्रतिभूतियों के अभिदान हेतु निमंत्रण के संदर्भ में प्राप्त जो आवेदन पत्र होते हैं उनके अधीन प्रतिभूतियों के आवंटन संबंधी प्रावधानों का उल्लेख हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं और अभी का जो हमारा टॉपिक है इसमें प्रविवरण से प्रतिभूतियों के अभिदान के निमंत्रण के संदर्भ में प्राप्त आवेदन पत्रों के अधीन प्रतिभूतियों के आवंटन संबंधी प्रावधानों का हम अध्ययन कर रहे हैं। यह ध्यान देने वाली बात है कि प्रतिभूतियों अंशों मतलब इन दोनों शब्दों का अर्थ समानार्थक शब्दों के रूप में किया गया है। तो इस जो लेक्चर में इन शब्दों में भेद हम नहीं करेंगे, इसको समान मानते हुए ही हम इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं आवंटन की परिभाषा क्या है, अलॉटमेंट की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि आवंटन का तात्पर्य कंपनी की जो आवंटन होता है, आवंटन का तात्पर्य कंपनी की पहले से ही अविनियोजित अंश पूंजी में से किसी संख्या में अंश किसी व्यक्ति को विनियोजित करने से है। इसी तरह न्यायाधीश चिट्ठी जो है, जस्टिस चिट्ठी ने एक मामले में एक डिसीजन दिया था और उस डिसीजन में कहा था कि अंशों के लिए आवेदन स्वीकार करने को ही आवंटन कहते हैं। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि आवंटन का तात्पर्य जनता को से अंशों के क्रय करने के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार करने से है। आवंटन कंपनी द्वारा जनता से प्राप्त प्रतिभूतियों या अंशों के क्रय प्रस्ताव स्वीकार करने की कार्यवाही के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। लेकिन इस संबंध में यह ध्यान देने योग्य है कि यहाँ आवंटन से तात्पर्य केवल उन अंशों के आवंटन से ही है जिनका पहले कभी आवंटन नहीं किया गया था। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि कंपनी अपने किन्हीं अंशों का हरण करने के बाद मतलब फॉरफीचर करने के बाद उन अंशों का पुनः निर्गमन करने के लिए आवंटन करती है तो उस आवंटन को इस परिभाषा में सम्मिलित नहीं माना जाएगा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट जो है आवंटन का प्रभाव क्या हो सकता है, क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट ऑफ अलॉटमेंट। जब आवंटन कर दिया जाता है तो उसका प्रभाव क्या रहेगा, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। जब तक कंपनी जनता के से प्राप्त आवेदनों पर आवंटन नहीं करती है तब तक आवेदन तथा कंपनी के बीच किसी प्रकार के दायित्वों का जन्म नहीं होता है, किंतु जब कंपनी अंशों का आवंटन कर देती है तो कंपनी तथा आवेदक के बीच अनुबंधात्मक संबंधों का जन्म हो जाता है, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस हो जाते हैं और उनके वैधानिक दायित्व उत्पन्न हो जाते हैं। यह आवंटन का प्रभाव होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है या हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है न्यूनतम अभिदान या मिनिमम सब्सक्रिप्शन। नई अवधारणा के अनुसार मिनिमम सब्सक्रिप्शन या न्यूनतम अभिदान वह धनराशि है जो कंपनी ने अपने प्रविवरण में अभिदान की न्यूनतम राशि के रूप में दर्शाई या लिखी है, जिसे निर्गम के बंद होने की तिथि तक प्राप्त करना उस कंपनी के लिए कानूनी अनिवार्यता है। अब जो बात आती है तो न्यूनतम राशि की मात्रा कितनी होनी चाहिए। न्यूनतम राशि की मात्रा का निर्धारण सेबी द्वारा निर्धारित किया जाता है। कंपनी के प्रवर्तक, संचालक आदि निर्गमित की जाने वाली पूंजी की धनराशि की मात्रा निर्धारित कर सकते हैं। सेबी के विनियमों में न्यूनतम अभिदान राशि की मात्रा को निर्धारित करने का सूत्र दिया गया है। इस सूत्र के अनुसार निर्गम करने वाली प्रत्येक कंपनी को निर्गमित पूंजी की शुद्ध धनराशि
यानी कि नेट अमाउंट की 90% राशि न्यूनतम अभिदान राशि के रूप में प्राप्त करनी होगी। निर्गमित पूंजी की शुद्ध राशि धनराशि की गणना करते समय कुछ वर्गों के लिए आरक्षित प्रतिभूतियों की राशि तक वरीयता के आधार पर आवंटित की जाने वाली प्रतिभूति की धनराशि को नहीं जोड़ा जाता है। अतः उल्लेखनीय है कि यदि आवेदन राशि के रूप में प्रतिभूतियों का पूर्ण निर्गम मूल्य नहीं मांगा जाता है तो न्यूनतम राशि की गणना भी मांगी गई राशि के अनुपात में ही की जाएगी। ये तो हमारा टॉपिक हो गए जनता को प्रतिभूतियों का आवंटन किस तरह से किया जाता है। आवंटन की परिभाषा हमने पढ़ी है। उसके बाद में हमने नेक्स्ट जो है आवंटन के प्रभाव के बारे में हमने अध्ययन किया। फिर न्यूनतम अभिदान किसे कहते हैं और न्यूनतम राशि की मात्रा कितनी होनी चाहिए। आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। थैंक यू। पच्चीस